नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती हैं तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही प्रोडक्ट के डिफेक्ट व खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी बताना होगा। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर कंपनियों को नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। हालांकि मीडिया के जरिए ये जानकारी 5 जनवरी को सामने आई। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के शेड्यूल M के तहत फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बताई गई है। नए नोटिफिकेशन में सरकार ने इस शेड्यूल M में नई गाइडलाइन जोड़ी है। दरअसल वर्ष 2022 में भारत में बनी दवाओं से विदेशों में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्क्रूटनी बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं। केंद्र सरकार ने मरीजों के हित में एक बेहद जरूरी निर्णय लिया है, जिसके चलते अब कोई भी अस्पताल और ब्लड बैंक रक्त के बदले केवल प्रोसेसिंग शुल्क ही वसूल कर सकेंगे तथा उन्हें रक्त के बदले अन्य कोई भी शुल्क लेने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि अब अस्पताल व ब्लड बैंक किसी मरीज के लिए रक्त लेने के बदले परिजन से रक्त भी नहीं ले सकेंगे। पहले रक्त के बदले परिजन से रक्त लिया जाता था। भारत के औषधि महानियंत्रक ने अधिक शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का निर्णय लिया है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक सह लाइसेंसिंग अधिकारियों को भेजे गए पत्र में भारत के औषधि महानियंत्रक ने साफ लिखा है कि यह फैसला इस राय के मद्देनजर लिया गया है कि रक्त बेचने के लिए नहीं होता। DCGI ने पत्र में साफ लिखा है कि यह फैसला इस राय के मद्देनजर लिया गया है कि रक्त बेचने के लिए नहीं होता, बल्कि यह केवल आपूर्ति के लिए होता है। ऐसे में अस्पताल व ब्लड बैंक इसके लिए केवल प्रोसेसिंग शुल्क ही लगा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अब केवल 250 रुपए ही शुल्क देना होगा। यह शुल्क बीमारी की जटिलता के आधार पर तय होगा। अगर किसी को ब्लड सेल, एंटीबॉडी, थैलेसीमिया, एनीमिया, प्लाज्मा या प्लेटलेट का परीक्षण करवाना है तो अलग अलग शुल्क लगेगा, लेकिन यह तय है कि इसके लिए 500 रुपए से ज्यादा शुल्क अदा नहीं करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तैयारियों का जायजा लेने हेतु पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे प्रकाश आंबेडकर ने आज सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की कई लोकसभा व विधानसभा सीटों पर लंबे समय से उपचुनाव प्रलंबित रहने को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को चाहिए कि या तो वे तत्काल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव करवाएं और यदि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही यदि ऐसा नहीं होता है तो लोगों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए मोर्चे निकालने चाहिए और यदि इसके बाद भी उपचुनाव नहीं होते हैं तो निर्वाचन आयोग को जूते मारने चाहिए। लोकांनी बडवावं त्यांना, मी असं म्हणतो। इलेक्शन घेत नसतील तर इलेक्शन मागं पुढे बघायचं नाही आणि त्यांना बडवलं म्हणून असं कायदा मोडला असं नाहीये। त्यांच्यावरती कायदेशीर जबाबदारी आहे। इलेक्शन घेणं ही त्यांच्याकडे कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि ती कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत नसतील एक तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि बाहेर पडावं। इस समय मीडिया के साथ संवाद साधते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि अमरावती जिले की मौजूदा सांसद नवनीत राणा कभी भाजपा तो कभी राकापा का समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन आगामी 6 माह के भीतर नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जिसके बाद नवनीत राणा जेल में होंगी, यह बात अभी से तय है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 8 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी द्वारा अमरावती जिले की तेज तर्रार नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर का भी समावेश किया गया है। 8 राज्यों के लिए तैयार की गई स्क्रीनिंग कमेटी में महाराष्ट्र से केवल 2 ही नेताओं का समावेश किया गया है, जिनमें अमरावती जिले से वास्ता रखने वाली यशोमती ठाकुर का भी समावेश। इसे अमरावती जिले सहित महिला नेताओं के लिहाज से काफी बड़े सम्मान वाली बात माना जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए पत्र में कहा गया कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर के लोकार्पण व रामलला विराजमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का विविध चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही देश भर में दीपावली जैसा माहौल रहेगा, अतः इसे राष्ट्रीय पर्व भी घोषित किया गया है। इस बात के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य में सरकारी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, ताकि सभी घटकों के लोग बाग अपने अपने घरों पर टीवी स्क्रीन के जरिए इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण देख सकें। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता मित्र परिवार द्वारा अमरावती शहर के प्रत्येक चौराहे पर 5000 किलो मोतीचूर के लड्डू वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु राम जन्मभूमि न्यास ने आज शिवधारा आश्रम के संत संतोष कुमार महाराज व कौंडन्यपुर पीठाधीश्वर राम राजेश्वराचार्य महाराज उर्फ माउली सरकार को सादर निमंत्रण सौंपा। विदर्भ प्रांत संचालक अशोक शेंडे, मंदिर अंचल क्षेत्र प्रमुख अनिल सांभरे व प्रांत सह मंत्री अमोल अंधारे तथा विभाग मंत्री बंटी पारवानी ने दोनों संतों को न्यास की ओर से निमंत्रण पत्र सौंपते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहने का अनुरोध किया। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री मंदिर गृह संपर्क अभियान के तहत आज शनिवार 6 जनवरी को शाम 5 बजे रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में अमरावती शहर में स्थित सभी मंदिरों के ट्रस्टियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी 22 जनवरी को सभी मंदिरों में किए जाने वाले धार्मिक आयोजनों के संदर्भ में रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे, मंदिर व पुरोहित समिति के अनिल सांभारे तथा विदर्भ प्रांत सह मंत्री अमोल अंधारे ने सभी मंदिर के ट्रस्टियों को संबोधित किया। सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय में चल रहे सिपना युवानंद वार्षिकोत्सव के तहत 9 से 12 जनवरी तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आगामी 12 जनवरी को शाम 6 बजे भक्ति नाइट भजन संध्या का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं सुबह के सत्र में प्रमुख अतिथि के तौर पर स्वामी राघवेंद्र व शिवानी दानी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। आगामी 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती जिले में ध्वजारोहण का मुख्य सरकारी समारोह जिला स्टेडियम में सुबह 9:15 बजे होगा। इस समारोह को सफल बनाने हेतु निवासी उप जिलाधीश विवेक घोड़के ने सभी महकमों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश जारी किया। गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ समारोह की पूर्व तैयारी हेतु जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बताया गया कि मुख्य ध्वजारोहण समारोह जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों होगा। ऐसे में सुबह 8:30 से 10 बजे तक अन्य कार्यालयों व संस्थाओं में ध्वजारोहण सहित किसी भी तरह का सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे समारोह सुबह 8:30 बजे से पहले अथवा सुबह 10 बजे के बाद आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाम 7 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले रंगीत तालीम 25 जनवरी को सुबह 9 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर होगी। जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी और वहां पर खुलेआम घूमते रहने वाले सुअरों से संबंधित खबर संकलित करते हुए चित्रीकरण कर रहे साम टीवी के प्रतिनिधि अमर घटारे पर गत रोज 5 से 6 अज्ञात लोगों ने अकस्मात गाली गलौज करते हुए हमला बोला तथा उनकी लात घूंसों से पिटाई करते हुए उनके सिर पर लोहे का रॉड मारने का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही अमर खटारे के साथ उपस्थित उनके कैमरामैन अनिकेत दहातोंडे व TV9 के प्रतिनिधि स्वप्निल उमप के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनके मोबाइल व कैमरे छीन कर तोड़ने का प्रयास किया गया। इस घटना के चलते अमरावती के मीडिया जगत में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त रहा। पत्रकार अमर घटारे पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए सामूहिक हमले से संतप्त हुए मीडिया कर्मियों ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने अपना तीव्र संताप व्यक्त करते हुए इस घटना का निषेध किया। साथ ही इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने तथा पत्रकार सुरक्षा कानून पर प्रभावी अमल करने की मांग उठाई गई। पत्रकार घटारे यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा अमरावती जिल्ह्यातील एक युवा पत्रकार अमर घटारे यांच्यावर काल डफरीन स्त्री रुग्णालय येथे रिपोर्टिंग करत असताना काही लोकांनी भयाड हल्ला केला आणि हल्लाच नाही केला तर जीवे मारण्याची आणि कापून टाकायची धमकी दिली। अमरावती पोलिसांनी पत्रकारांच्या तक्रारीवर काल त्वरित कारवाई करून संबंधित एका आरोपीला अटक केली आहे। आम्ही ह्या पूर्ण घटनेचा निषेध करण्यासाठी आज इथे अमरावती जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार संघटना, अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघटना, महाराष्ट्र संपादक परिषद, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार परिषद आणि इतर संघटना, या सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मिळून इथे या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली आहे की पत्रकार संरक्षण कायदा जो महाराष्ट्रात 2017 मध्ये पास झाला आणि 2019 पासून पारित झाला, त्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि त्या कायद्याअंतर्गत कलम 4च्या अंतर्गत जे संबंधित आरोपी आहे, जे FIR दाखल झाली आहे गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला, त्या FIR मध्ये ती कलम जोडण्यात यावी आणि इतकंच नव्हे तर ह्या पूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश पोलिसांनी करावा। मी या निमित्तानं पोलीस आयुक्त श्री रेड्डी साहेबांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी काल त्वरित कारवाई केली। पण आमची या निमित्तानं आणखी मागणी राहील की पत्रकारांच्या रिपोर्टिंग करताना हा जो हल्ला झालेला आहे, त्या हल्ल्यामागचा मास्टरमाइंड कोण, सूत्रधार कोण, आणि हा हल्ला काही सहजासहज हल्ला दिसत नाही।
आणि पत्रकाराला डुकरांना कापतात तशी कापून घ्यायची एक धमकी संबंधित इसमांना दिलेली आहे। आम्ही पत्रकार म्हणून ह्या पूर्ण घटनेचा निषेध करतो आणि पुनश्च राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र शासनाला सरकारला विनंती करतो का महाराष्ट्र संरक्षण कायदा जो देशात पहिला राज्य आहे आपला महाराष्ट्र जिथं पारित झाला होता त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी। काल एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी आम्हाला माहिती दिली तर तो कायदा आणि कायदा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची काही तांत्रिक अडचण त्यांच्यासमोर आहे। ती तांत्रिक अडचण कशा प्रकारची आहे आणि ती तांत्रिक अडचण कशा प्रकारे दूर होतील यानिमित्त महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना पण आमची पत्रकारांतर्फे विनंती राहील तर ती तांत्रिक अडचण त्वरित दूर करावी। आणि मी पुनश्च आज 6 जानेवारी पण आहे, मराठी पत्रकार दिवस आहे। मराठी पत्रकार दिनाच्या सर्व पत्रकार बंधूंना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। काल अमरावती शहरात एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारावर भ्याड हल्ला झालेला आहे आणि खरोखरच पत्रकार दिनाच्या म्हणजे पूर्वसंध्येला जर पत्रकारावर हल्ले होत आहे आणि पत्रकार दिनी आज आम्ही सर्व पत्रकार काळे कपडे घालून निषेध करीत आहोत। हीच म्हणजे महाराष्ट्रात ती एक शोकांतिका आहे की जो पत्रकार समाजाला आरसा दाखवतो। आमचा पत्रकारही त्या ठिकाणी जे डुकरांची समस्या आहे ती दाखवण्यासाठी गेला होता, मात्र त्याच्यावर जो भ्याड हल्ला झाला त्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या तसेच अमरावती शहरातील जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी आज जिल्हा कचेरीवर येऊन जाहीर निषेध केलेला आहे, निदर्शने केलेली आहे। आणि आपल्या माध्यमातून एकदा पुन्हा सांगतो की मुख्यमंत्र्यांनी तो जो पत्रकार संरक्षण कायदा आहे तो त्वरित अंमलात आणावा, अन्यथा यापुढे पत्रकार संघटना रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्र पत्रकारांवर हल्ले झाले तर पेटून उठेल हे आपल्या माध्यमातून सांगतो। थांबतो। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए राज्य की सभी 48 संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के पैनल की सूची मंगवाई है। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने यह आदेश जारी किया जिसमें सभी जिलाध्यक्षों व शहराध्यक्षों से उनके अधिकृत लेटर पैड पर संभावितों व इच्छुकों के नाम भेजने को कहा गया है। साथ ही सभी अध्यक्षों को 10 जनवरी तक नाम फाइनल करते हुए 11 जनवरी को मुंबई में बैठक हेतु आने के लिए भी कहा गया है। बडनेरा शहर में नरखेड़ रेल लाइन के पास पुदर इंटरनेशनल स्कूल के निकट मनपा के नए फायर स्टेशन का काम चल रहा है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा काफी गोपनीयता बरती जा रही है। यहाँ पर काम काफी हल्के दर्जे का होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि केवल 2 माह में 3 मंजिल के स्लैब पूरे करते हुए इसके सामने अग्निशमन वाहनों को खड़े करने हेतु शेड का निर्माण भी शुरू हो गया है। संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में संपर्क करने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग व मांझे की बिक्री बढ़ जाती है और ज्यादातर दुकानों में सरकार से अनुमति नहीं रहने के बावजूद नायलॉन मांझे की बिक्री की जाती है। ऐसे में सरकार के आदेश मुताबिक मनपा प्रशासन ने दंडात्मक स्वरूप की कार्रवाई करने के लिए विशेष दल गठित किया है और यदि किसी के भी पास नायलॉन मांझा पकड़ा जाता है या उसका इस्तेमाल होने की बात सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज हो सकता है। आगामी 4 माह में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्व प्रशासन अभी से काम पर लग गया है और निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को गतिमान कर दिया गया है। चुनाव के लिए आवश्यक रहने वाले मनुष्यबल की जानकारी सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों से मंगाई गई है, जिसके तहत जिले के सरकारी व अर्ध सरकारी महकमों से 20,000 अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी जिला निर्वाचन विभाग को प्राप्त हो चुकी है। विगत 4 दिसंबर से जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन पर है, जिसके चलते जिले की 2592 आंगनबाड़ियों में 1 माह से पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ रहा और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे पोषाहार से वंचित रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हड़ताली आंगनबाड़ी सेविकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। नोटिस मिलते ही जिले की 503 आंगनबाड़ी केंद्रों के ताले खुल गए, जहाँ पर शालाओं व बचत गुटों के जरिए पोषाहार की आपूर्ति करनी भी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते 1 माह के बाद बच्चों को खिचड़ी मिलनी शुरू हो गई है। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे भाजपा व्यापारी आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने विश्वास जताया कि धामनगांव रेलवे क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ का 1400 करोड़ का विकास पैटर्न विदर्भ में सबसे अव्वल साबित होगा। विधायक अड़सड़ के जन्मदिवस के अवसर पर धामनगांव स्थित दादाराव अड़सड़ वॉलीबॉल मैदान पर भाजपा व्यापारी आघाड़ी व कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न हुआ। अमरावती विभाग के सरकारी पिछड़ा वर्गीय छात्रावास के विद्यार्थियों को लंबित निर्वाह भत्ता तत्काल वितरित करने की मांग को लेकर भीम शक्ति संगठन के पंकज मेश्राम ने समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन भेजा। भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले राकापा नेता जितेंद्र आव्हाड का निषेध करते हुए राष्ट्रीय श्री राम सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई।
माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा आगामी 11 से 14 जनवरी तक दशहरा मैदान पर माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 8 का आयोजन किया जा रहा है। हमेशा की तरह यह आयोजन दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित होगा। इस आयोजन में 8 टीमों का समावेश रहेगा, जिनके बीच 11 से 13 जनवरी तक लीग मैचेस खेली जाएंगी। पश्चात 14 जनवरी को 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, जिसमें विजेता रहने वाली 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में माहेश्वरी यूथ विंग के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। JEE व नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन करने हेतु फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर शिक्षा संस्था की ओर से आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आयुष उपाध्याय द्वारा जानकारी दी गई कि अमरावती के गाड़गनगर परिसर स्थित क्रिएटिव हाइट्स में फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला का ऑफलाइन सेंटर शुरू किया जा चुका है। साथ ही कल 7 जनवरी को 11 बजे भोसले सभागार में आरंभ नामक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स वाला की ओर से दिल्ली के हर्ष त्यागी व अमित महाजन कक्षा 7वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे। ये बच्चों के मार्गदर्शन के लिए सेमिनार बनाया गया है। इसमें हालांकि जो बच्चे हैं ये आते हैं सेमिनार में और वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख को मित्र परिवार द्वारा संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर से संत गजानन महाराज मंदिर शेगांव तक संत दर्शन व जन आशीर्वाद यात्रा का हाल ही में समापन किया गया, जिसके तहत साइकिल वारी आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अमरावती में कबड्डी के भीष्म पिता कहलाने वाले राम मिलन साहू गुरुजी का बीती रात लंबी बीमारी पश्चात निधन हो गया। उनके निधन से कबड्डी सहित खेल क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई। कई गणमान्यों ने साहू गुरुजी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। करीब 4 दिन पहले बडनेरा में सैफ अली आसिफ अली नामक युवक पर 3 से 4 लोगों ने मिलकर चाकू से हमला किया था और उसे घायल अवस्था में इरविन अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास छोड़ दिया था। इस मामले में 4 आरोपियों को नामजद करते हुए आसिफ उर्फ लड्डू नामक आरोपी को नागपुरी गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उसे 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश पारित किया। लोनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अजनी गांव में रहने वाले विनायक खंडारे व यशपाल खंडारे नामक पिता पुत्र ने कर्ज की किस्त भरने से बचने हेतु अपने ही ट्रैक्टर की चोरी हो जाने की झूठी शिकायत दी थी, जो उनके लिए काफी महंगी साबित हुई। पुलिस ने इस मामले का पूरा सच उजागर करते हुए दोनों बाप बेटों को अपना ही ट्रैक्टर चुराकर छिपाने और पुलिस को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने के मामले में गिरफ्तार किया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीम नगर में रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता के घर में घुसकर 3 अज्ञात आरोपियों ने दुपट्टे से उसके मुंह व हाथ पर बांध दिए, जिसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया। नागपुरी गेट पुलिस ने 3 आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता के साथ उसके पति व ससुरालियों द्वारा मायके से 10 लाख रुपए व एक प्लॉट मांगकर लाने की मांग करते हुए प्रताड़ना की गई, साथ ही उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसके पति ने किसी अन्य महिला के साथ दूसरा विवाह भी कर लिया। गाड़गनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने लालखड़ी परिसर से वाहन चोरी के मामले में जांच करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके नाम कलीम खां, हबीब खां तथा शेख आरिफ शेख मजीद बताए गए हैं। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 9 दुपहिया वाहन भी बरामद किए। एक वाहन धारक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी मोटरसाइकिल बेचने निकाली, यह देखकर एक ग्राहक दुपहिया खरीदी के लिए पहुंचा और बाइक की ट्रायल लेकर आने की बात कहते हुए बाइक लेकर भाग गया। यह घटना गाड़गनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई। राजापेट थाना क्षेत्र से जनार्दनपेट निवासी 19 वर्षीय संयुक्ता अनंत पाचड़े नामक युवती तथा पवन नगर परिसर से 55 वर्षीय सुखदेव गेंदालाल पटने नामक बुजुर्ग व्यक्ति विगत कुछ दिनों से लापता है, जिनकी राजापेट पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। साथ ही इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी रहने पर पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया गया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।